हेलो गाइस, वेलकम इन शुभम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और हम सब देख रहे थे थर्ड चैप्टर जो था जीवों में जनन। तो चैप्टर का नाम क्या था? जीवों में जनन। अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? अलैंगिक जनन। और मैंने बताया था, थोड़ा जान जाते हैं कि उस समय हम लोग क्या पढ़े थे। मैंने बताया था कि जो जनन होता है वो पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, मतलब बनाती हैं। वो कैसे? अगर कोई जीव है तो वो जीवों को जनन करता है, जीवों को पैदा करता है। तो ये हो जाता है जनन की प्रक्रिया। और जनन कितने प्रकार का देखे थे? तो हम लोग देखे थे जनन दो प्रकार का। कौन कौन सा? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हम लोग बहुत सारे प्रोसेस को पढ़े थे, जिसमें था कि बीजाणुओं द्वारा जो है कि विखंडन, खंडन, बहुत सारी चीजें पढ़े थे। तो वो फर्स्ट पार्ट में है। अगर आप नहीं देखें तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, आज खत्म कर देंगे चैप्टर को सेकेंड पार्ट में। तो जीवों में जनन में आगे बढ़ने के पहले हम लोग जान जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात एक और जान जाइए कि मैंने एक चीज और बताया था कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, किनको हम लोग नर जननांग पुष्प का बोलते हैं और किसको मादा जननांग पुष्प में बोलते हैं। तो पुष्प में हमने बताया था। अब आज जो है थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि जो है कि जंतुओं में या मानव में सबसे मुख्य है, मानव में जनन अंग को क्या कहते हैं और वो कैसा कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है, ये सारी चीजें आज देखेंगे। और लास्ट में जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं, मैथुन की क्रिया क्या है, और जो है कि जंतुओं में कैसे निषेचन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग सबसे पहले नर जनन अंग। तो नर जनन अंग की बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले एक चीज जान जाए कि विषण जो होता है, विषण ये एक जोड़ी होता है। अगर हम नर की बात करते हैं तो विषण जो होता है वो एक जोड़ी होता है, हल्का गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, अंडेकार बने होते हैं। और अब विषण कोश के अंदर ढेर सारे शुक्राणु भरे होते हैं, ढेर सारे शुक्राणु भरे होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर, ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है, एक डायग्राम बनाया मैंने, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं विषण और इसको बोलते हैं विषण कोश। तो विषण कोश में जो होते हैं कि विषण भरे होते हैं और बात की इसमें शुक्रवाहिनी होती है। शुक्रवाहिनी काम क्या करता है? शुक्राणुओं को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। अब आगे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, जहां से कि मूत्र बाहर निकलेगा। ये मूत्र मार्ग है जहां से कि मूत्र बाहर निकलेगा। इसके अंदर जाएंगे तो मूत्राशय होता है, जहां पे कि मूत्र एकत्रित होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शिश्न भाग, जो कि मैथुन की क्रिया में काम आता है। और इसको हम लोग देखिए मूत्राशय बोलते हैं, जहां पे मूत्र एकत्रित होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है शुक्राशय, जहां पे शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे शुक्राणु जब बने हैं तो शुक्राणु वाहिनी द्वारा ये कहाँ तक आएंगे? ये विषण में जाएंगे और विषण में एकत्रित रहेंगे। वाहिनी शुक्राणुओं को यहाँ से ले जाके शिश्न द्वारा जहां मतलब जैसे मादा जनन अंग तक पहुंचाते हैं मैथुन की क्रिया के लिए। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। अब ये विषण कोश का काम क्या होता है या विषण का काम क्या होता है? तो विषण का काम जान जाइए कि विषण का काम होता है शरीर में जो है कि तापमान को मेंटेन रखना। किस लिए तापमान को? अब ये तापमान कैसा मेंटेन करेगा ये? तो ये जो तापमान होता है किसके लिए? शुक्राणुओं के लिए। शुक्राणुओं के लिए तापमान को मेंटेन करने का जो है कि सही करने का काम कौन करता है? विषण कोश, ताकि शुक्राणु बन पाए और शुक्राणु आगे जाके मैथुन की क्रिया के लिए तैयार हो पाए। तो ये था किसका? एक विषण का, यानी कि विषण का एक जो कार्य था वो बताया मैंने। अब देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग से बोला जाए कितने पार्ट होते हैं, अगर कभी पूछ दे कि नर जनन अंग को बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कौन कौन सा पार्ट होता है? शुक्राशय, शुक्राशय जहां पे कि शुक्राणु बनेंगे। फिर आ जाता है आपका शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। अब जिसको क्या बोलेंगे कि यहाँ से शुक्राणु जो होते हैं वो मैथुन क्रिया के लिए बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और जान जाइए कि जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, मतलब शुक्राशय में जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, सिर्फ शुक्राणु नहीं होते हैं, वहां पे शुक्राणु के अलावा फ्रुक्टोज भी होता है। कुछ प्रोडक्ट फ्रुक्टोज होता है किसके? शुक्राणुओं के जो है पोषण के लिए। ठीक,
तो ये बात हो गई शुक्राणु की और शुक्रवाहिनी की। अब इसके बाद क्या है, विसर्ग कोष या विसर्ग जो होता है अंडाकार 2 होते हैं, मतलब एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनका काम क्या होता है कि शुक्राणुओं के लिए तापमान को जो है कि मेंटेन करना। अब अगर इसकी बात करते हैं, और एक चीज और जान जाइए कि विसर्ग का एक और काम होता है हार्मोन सिक्रेट भी करना, ठीक है। बात करते हैं, कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं इसमें, ये जो दिख रहा है ये सब ग्रंथियां हैं। तो ग्रंथियां, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, उनका काम क्या होता है, हार्मोन्स को निकालना। हार्मोन्स कौन सा निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन्स है जिसके जरिए जो नर होते हैं उनमें नर के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे जो है कंधों का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना। ये सारी जो आपके बोलते हैं द्वितीयक लक्षण, ये द्वितीयक लक्षण किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है, ठीक है। तो ये कार्य क्या हो गया किसका, एक मानव नर जनन अंग का। अब बस ऐसे ही लिखते जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर का पूछता नहीं है, 2 या 3 नंबर में पूछता है आपसे, और वो भी बहुत रेयरेस्ट पूछता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है जहाँ पे अंडे एकत्रित होते हैं। ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी। मतलब यहाँ से जो अंडे निकलेंगे वो अंडवाहिनी द्वारा कहाँ पहुंचेंगे, निषेचन के लिए पहुंचेंगे, ठीक है। गर्भाशय होता है जहाँ पे गर्भ ठहरता है। ग्रीवा होता है, ग्रीवा के आगे अगर हम जाएंगे तो योनि होता है, ठीक है। ये जो पार्ट हो जाएगा योनि हो जाएगा। तो ग्रीवा जो होता है, ग्रीवा योनि और गर्भाशय को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग सर्विक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। योनि जो होता है, योनि वो स्थान होता है जहाँ पे मैथुन की क्रिया के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और योनि का एक और काम होता है मूत्र को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये जो हो गया एक स्ट्रक्चर। अब अंडाशय में क्या होंगे, अंडे होंगे। एक बार में एक ही अंडा बाहर निकलता है, रिलीज होता है। और जो मासिक चक्र चलता है, तो मासिक चक्र में जो है कि अंडे ओवुलेशन पीरियड होता है, उसमें अंडे बाहर निकलते हैं। और ये अंडे कहाँ जाएंगे, ये अंडवाहिनी द्वारा यहाँ पहुंचेंगे ताकि वहां पे निषेचन की क्रिया हो पाए। और निषेचन की क्रिया में क्या होगा, वहां पे कौन पहुंचेगा, शुक्राणु पहुंचेंगे। ये शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं तो वहां पे निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मैथुन भी बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है कि आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए 2 चीज जान जाइए कि एक तो अंडवाहिनी दोनों तरफ होती है, और जब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग, जिस महिला नसबंदी में इसी का मेन वर्क होता है, अंडवाहिनी को काट कर वहां पे जोड़ दिया जाता है। तो ये है, यहाँ पे अंडाशय से अंडे निकलेंगे और फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी द्वारा ये निषेचन के लिए पहुंचेंगे। गर्भाशय में गर्भ ठहरता है, योनि जो होता है इसी के मार्ग से जो है कि सारी क्रियाएं होंगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस हो गया जिसको हम लोगों ने समझा। अब इसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। और हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं महिलाओं में, तो यहाँ पे जो ग्रंथियां होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती हैं। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ये जो होती हैं एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, रिलैक्सिन हो गया, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती हैं, मतलब निकालती हैं, जो कि किस काम आएगा, बहुत सारे लेबर पेन अगर बच्चा पैदा होता है उस समय भी हार्मोन्स का ही काम होता है, उस समय रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलैक्स करता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन भी काम आता है महिलाओं के द्वितीयक लक्षणों के लिए। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये ग्रंथियों से निकलते हैं। और ये ग्रंथियां, चूंकि सेकंड चैप्टर आपका कट गया है, नहीं तो उसमें जो है कि ग्रंथियों को पढ़ना था, पर इस साल तो 30% रिड्यूस हुए हैं कोर्स, जिसकी वजह से वो चैप्टर हट गया है। तो ग्रंथियां क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी और दूसरी होती है बहिःस्रावी। अंतःस्रावी में जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हमेशा हार्मोन्स निकालती हैं, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियां हमेशा जो है कि लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड जो होता है तरल पदार्थ निकालती है। जैसे कि हमारी आंखों में अगर हम बातें करते हैं टीयर ग्लैंड, तो ग्लैंड बोलते हैं ग्रंथियों को। तो ये काम करती हैं हार्मोन्स निकालने का। और हार्मोन्स क्या काम करते हैं, हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं शरीर में वो सब हार्मोन्स ही देखते हैं। तो ये हो गई इसकी बात। अब आगे क्वेश्चन आता है कि अंड का निषेचन कब होता है, निषेचन, ठीक है। देखिए हम जो बताए थे निषेचन की प्रक्रिया क्या है, निषेचन की प्रक्रिया पहले समझ जाते हैं। ये अंड कोशिका यानी कि अंडा, जो महिला मादा का अंडा होगा उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो शुक्राणु ये जब आपस में मिलते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, युग्मनज।
ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, निषेचन कह देते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब ये निषेचन कब होगा और कब नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, अंडा जो निकला, तो जो अंड कोशिका है वो मात्र 24 घंटे जिंदा रहेगा, ठीक है। तो अगर 24 घंटे के अंदर यानी 24 घंटे तक में शुक्राणु अगर वहां तक अंडाणु तक पहुंच जाता है तब तो निषेचन होगा, और अगर नहीं पहुंचता है तो वहां पे निषेचन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है कि क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि कब होता है और कब नहीं होता है, तो आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैथुन किसे कहते हैं, ठीक है। ये आता है मैथुन किसे कहते हैं। तो देखिए मैथुन क्या होता है, ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु जब शिश्न द्वारा बाहर निकलते हैं तो ये कहाँ पहुंचेंगे, जो है योनि के जरिए, ये कहाँ, योनि के जरिए अंड वाहिनी तक पहुंचेंगे। कहाँ, अंड वाहिनी तक पहुंचेंगे। तो अंड वाहिनी तक पहुंचे और वहां पे क्या हुआ, फिर निषेचन हुआ। क्या हुआ, निषेचन। निषेचन का मतलब होता है दोनों वहां पे जुड़ गए और बनाएंगे क्या, युग्मनज। क्या बनाएंगे, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैथुन की क्रिया। इसको क्या कहते हैं, मैथुन की क्रिया। तो ये आपका जो है कि जीवों में जनन का ये पार्ट जो है कि अंग वाला वो खत्म होता है यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसके आगे की कहानी। अब देखिए जो टॉपिक आता है उसको हम लोग बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। अब देखिए स्वास्थ्य से क्या मतलब है, आपका हेल्थ। हेल्थ कब फिट होगा, जब आप फिट होंगे, जब आप में सारे अंग आपके फिट होंगे, हार्मोन सही रिलीज होगा, तभी तो स्वस्थ रहेंगे हम। और स्वस्थ, जनन स्वस्थ मतलब क्या, कि आपके जनन अंगों से जो रिलेटेड डिजीज या रोग होते हैं उनसे बचाओ, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य में हम लोग को क्या पढ़ना है, जितने भी जनन से रिलेटेड रोग होते हैं उन सभी को पढ़ना है। जैसे होते हैं गुप्त रोग, नाम आप सुने होंगे। तो गुप्त रोग में कौन कौन से रोग आते हैं भाई, वो जानेंगे हम लोग यहाँ पे। और इस जनरली अगर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं गुप्त रोग। तो गुप्त रोग में कौन कौन सा आ जाएगा, गोनोरिया, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा सिफिलिस और HIV बहुत फेमस है भाई, HIV जिसको एड्स बोलते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन आपको ये 3 जानने हैं क्योंकि ये 3 अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, गोनोरिया की, तो गोनोरिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें कि मनुष्य के जो जनन अंग होते हैं वो धीरे धीरे वहां पे पहले लाल दाने निकल आते हैं। सिफिलिस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन गोनोरिया की कंडीशन में क्या होता है, ये लाल दाने जो होते हैं वो चकते हो जाते हैं और धीरे धीरे इतने ज्यादा बढ़ने लगते हैं कि जो जनन अंग होता है वो सड़ने लगता है। और तो ये जो डिजीज है बहुत ही खतरनाक डिजीज है। और होता कैसे है, तो अगर किसी एक पार्टनर को गोनोरिया है और वो किसी के संपर्क में, मतलब कि अगर हम बात करते हैं इसकी कब है, जब एक पार्टनर को गोनोरिया है और वो अपने दूसरे पार्टनर के संपर्क में आता है, मतलब सेक्सुअली संपर्क में आता है या संभोग करता है, तो वहां पे दूसरे पार्टनर को भी गोनोरिया हो जाएगा। या और भी कई से तरीके से हो सकता है, जैसे मान लीजिए उसका यूज किया हुआ कपड़ा यूज कोई करता है तो भी गोनोरिया हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक डिजीज है। इसमें क्या होता है, पहले इंसान के अंदर दाने निकलने शुरू होते हैं, दाने चकतों में बदल जाते हैं और चकते धीरे धीरे सड़ाने लगते हैं जनन अंगों को, और इसके बाद इंसान का जो होता है कि स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, धीरे धीरे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस डिजीज में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिफिलिस। सिफिलिस भी इसी तरह है, इसको भी बोलते हैं हम लोग जनन अंगों से रिलेटेड, ये भी डिजीज है। इसमें भी लाल दाने निकलते हैं और ये धीरे धीरे जो दाने होते हैं पूरे शरीर पे फैलने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें इरिटेशन होता है, खुजली होती है, धीरे धीरे वो जो अंग होंगे वो काम करने, मतलब हार्मोन्स वहाँ रिलीज होने बंद हो जाएंगे और वो अंग प्रॉपर ढंग से काम करने बंद कर देंगे। तो इसमें भी डॉक्टर से
संपर्क करना चाहिए। और इन सभी डिजीज में एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटीबायोटिक्स अपने से ले लेंगे। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देता है और वो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स रोग के अकॉर्डिंग देता है। एक चीज और जानिए, अब एंटीबायोटिक की बात आई है तो एंटीबायोटिक के बारे में जान जाते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक जो होता है वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बढ़ने को रोक देता है, जिसकी वजह से जो दवाएं हम खाते हैं वो प्रॉपर ढंग से काम करने लगते हैं और इंसान ठीक हो सकता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HIV। HIV का अगर हम देखें तो इसके जो वायरस होते हैं उनका नाम है HIV और रोग का नाम क्या है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। और HIV क्या है, इसका वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये जो HIV है, HIV जो है कि एक ऐसा रोग है जिसमें कि वायरस हर पल अपना जो है रूप बदलता रहता है, जिसकी वजह से इसकी दवा जानते ही आप लोग खोजा नहीं गया है। लेकिन हाँ, इनका टेस्ट होता है जिसको नाम देते हैं हम एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट होता है जिसके जरिए हम लोग पता कर लेते हैं कि एड्स है कि नहीं है। अब इसके बाद एड्स के जो है कि लक्षण क्या है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, कोई भी रोग बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता है शरीर को। और एलिसा टेस्ट के बाद हम लोग जान जाते हैं कि एलिसा टेस्ट होता है तो उसके बाद रोगी में धीरे धीरे ये रोग क्या करता है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम को आपकी खराब करेगा। इम्यून सिस्टम मतलब क्या, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो कोई भी रोग जल्दी पकड़ लेगा। अब ये धीरे धीरे अगर इंसान ने ध्यान नहीं दिया तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो हमारे देश क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी दवा बनी है जो एड्स को जहाँ पे है वहीं पे रोक सकती है, मतलब आप एड्स के साथ भी कई साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो एलिसा टेस्ट के बाद अगर हम चाहें तो डॉक्टर से मिलके दवा लेके कई साल तक जीवित रह सकते हैं। अब एलिसा जो है कि एड्स होता कैसे है, तो एड्स जो होगा अगर किसी एक पार्टनर को एड्स है और वो संभोग करता है अपने पार्टनर से तो उसको एड्स हो सकता है। अगर एड्स के मरीज का रक्त किसी और मरीज में चढ़ाया जाएगा तो एड्स हो सकता है। इन्फेक्टेड सुई से एड्स हो सकता है। एड्स कभी भी किसी से हाथ मिलाने से, किसी के साथ खाना खाने से, इन सब चीज़ों से नहीं फैलता। तो आप थोड़ा सा भाई साइंस वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा अवेयर बनिए, एड्स कैसे फैलता है इसको जानकारी रखिए, क्योंकि हमारे देश में भ्रांतियां हैं कि एड्स जो है साथ बैठने से भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जब तक कि किसी रोगी का रक्त या सीरम जिसको बोलते हैं वो आपकी बॉडी तक न पहुंचे तब तक एड्स नहीं हो सकता। तो सावधानियां इनसे की जा सकती है। और देखिए कुछ टॉपिक जो बच गए हैं उनको देख लिया जाए। देखिए परिवार नियोजन जान जाते हैं हम लोग। परिवार नियोजन, देखिए परिवार नियोजन है कि जो है कि परिवार को बहुत ज़्यादा बढ़ा के एक लिमिट में बढ़ाना ही परिवार नियोजन है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट और कुछ होते हैं टेम्परेरी प्रोसेस। टेम्परेरी प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा, टेम्परेरी प्रोसेस में आपके पिल्स आ जाएंगे, दवाएं आ जाएंगे, दवाएं, ठीक है। इसके अलावा जो है कि कॉपर टी, कॉन्डोम इत्यादि, ये जो है आपके क्या है, ये टेम्परेरी प्रोसेस है। मतलब दवाएं, कुछ लोग प्रेगनेंसी रोकने के लिए दवा खा लेते हैं तो वो क्या है, वो टेम्परेरी है। जब दवा बंद कर दीजिए तो फिर प्रेगनेंसी हो सकता है, मतलब ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। कॉपर टी एक टी के आकार का एक जो है कि एक मेटल का बना तार होता है जिसको कि स्त्रियों में इनको लगाया जाता है और जिससे कि 3 या 5 साल तक बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो ये भी क्या है, टेम्परेरी है, क्योंकि अगर ये कॉपर टी निकाल दिया जाएगा तो फिर इंसान फिर से प्रेगनेंसी हो सकती है। कंडोम जो है वो यूज किया जाता है संभोग के वक्त, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मतलब जो आपके शुक्राणु है वो पहुंच नहीं पाएंगे अंडाणु तक, जिससे कि निषेचन हो नहीं पाएगा। तो ये भी क्या है, टेम्परेरी है। अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट में क्या आता है। देखिए परमानेंट में 2 क्रियाएं आती हैं, एक होता है पुरुष नसबंदी और दूसरा होता है महिला नसबंदी। देखिए पुरुष नसबंदी में क्या होता है कि पुरुष में
जो हम लोग ये पढ़ रहे थे शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी को काट कर फिर से वहां पे सिल दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, इससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये परमानेंट है, क्योंकि महिला नसबंदी में क्या है कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो अंडवाहिनी होता था उसको काट कर फिर वहां पे जोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो हो नहीं पाती है। तो ये दोनों के दोनों परमानेंट स्टेज है, जिससे कि ये परमानेंट स्टेज है जिससे कि परिवार नियोजन हो जाता है और ये काफी लंबे समय के लिए कारगर है। ये तो हो गई परिवार नियोजन की बात। अब पुष्पों में देख लेते हैं। पुष्पों में परागण की क्रिया, क्या परागण। अब देखिए परागण क्या क्या मतलब होता है, समझ जाते हैं। तो परागण का मतलब होता है कि पॉलेन जो होते हैं, पराग जो कोष होता है, पराग कोष, तो पराग कोष से पुमड़ु जो होते हैं, पुमंग या पुमड़ु, ये कहाँ पहुंचेंगे, स्त्री केसर पर यानी कि स्टिग्मा पे। तो इसको हम लोग, ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, परागण। ठीक है, परागण यानी पुष्पों में निषेचन की क्रिया। अब देखिए परागण भी दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है स्वपरागण और दूसरा हो सकता है परपरागण। देखिए स्वपरागण क्या होता है, ये जो एक आपके पास एक प्लांट है और यहाँ पे एक फूल से, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल पे, उसी पेड़ के दूसरे फूल पे यहाँ से पराग निकले यानी कि पुमंग निकले और कहाँ गिरे, दूसरे फूल, उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ एक जो है कि पौधा है और इसका जो फूल है, अगर यहाँ से पराग निकलता है, जो पुमड़ु होते हैं निकलते हैं और दूसरे एक पौधे के फूल पे यानी वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। ठीक है, तो वर्तिकाग्र पे गिरे तो इसको हम लोग बोलते हैं परपरागण। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है कि एक चैप्टर जो थर्ड था जीवों में जनन, वो खत्म होता है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताइए। पूरे के पूरे जो है कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, द्विखंडन, खंडन और विखंडन में अंतर बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है निषेचन क्या है, निषेचन क्या है। तीसरा हो सकता है एड्स को समझाइए, एड्स को समझाइए। ठीक है, एड्स को समझाइए। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया समझाइए। क्या हो सकता है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया बताइए। नर जनन अंग का चित्र बनाइए, मादा जनन अंग का चित्र बनाइए, नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो आप इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं 10वीं में, तो आप चाहें तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और तब तक के लिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। बाय।